कैसे लैब में या इंडस्ट्री में या किसी भी आपके रिसर्च में मेजर करते हैं। क्या है इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। ये जो मैंने ब्लैक कलर से डेड लाइन बनाई है, ये एक पोरस स्पॉट है। पोरस मतलब छेदेदार, जैसा आपके स्टील की डस्टबिन होती है, स्टील की डस्टबिन सभी ने देखी होगी, वैसा। इसके चारों तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रैप की गई है। तो ये ब्लैक कलर का आपका पोरस स्पॉट है। और ये जो रेड कलर की इसके ऊपर कवर किया गया है, इट इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं। क्लियर। इसके अंदर भरा है प्योर सॉल्वेंट वाटर, जिसका कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन। और इस कंटेनर को एक चारों तरफ से, मान लें ये आपका पोरस स्पॉट है, तो इसको चारों तरफ से एक सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया है। सिलेंडर जानते हैं आप सभी, सिलेंडर दोनों तरफ से पैक है, उसके अंदर फिट कर दिया गया है। और उस सिलेंडर के अंदर भरा है सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन है हाई। उस सिलेंडर के टॉप पर लगा है पिस्टन, पिस्टन पे साथ में लगा है प्रेशर गॉज। यहाँ से आपका प्योर सॉल्वेंट का इनलेट पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही प्योर सॉल्वेंट हम यहाँ फिल करते हैं, because there is a gap between concentration of solution and pure solvent, solvent molecules move across semi permeable membrane। क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में गैप है, इसलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। उससे क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिस्टन ऊपर जाएगा और हमें पिस्टन को ऊपर जाने से रोकना है। मतलब वी हैव टू फिक्स द पिस्टन, हम पिस्टन को उसी जगह पर फिक्स कर दें जहां पर वो है। क्या करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर तो मूव कर रहा है, पिस्टन ऊपर जाने की कोशिश करेगा और हमें इसको ऊपर जाने से रोकना है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना। यस, हमें इधर ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, दैट मेजर्ड इन द प्रेशर गॉज, और वही कहलाएगा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू बर्कले हार्टले, देखिए मैंने कल आपको डेफिनेशन लिखी थी, व्हाट बर्कले हार्टले स्टेट, बर्कले हार्टले ने क्या बोला है। तो बर्कले हार्टले ने बोला है, osmotic pressure is defined as the external pressure। ये वो एक्सटर्नल प्रेशर है विच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन चैम्बर, जिसको आप सॉल्यूशन चैम्बर पर अप्लाई करें। जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ऑस्मोसिस रुक जाएगी। टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्यूशन इन इट, इट मीन्स osmosis will stop, ऑस्मोसिस रुक जाएगी। इसका मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल इजी गोइंग वे में। क्लियर। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लें। इट कंसिस्ट ऑफ द एपरेटस, कंसिस्ट ऑफ, एपरेटस में क्या क्या होता है, अ पोरस स्पॉट, एक पोरस स्पॉट होता है, दैट कवर्ड विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इन विच प्योर सॉल्वेंट इज फिल्ड, जिसमें प्योर सॉल्वेंट भरा जाता है। क्लियर। दिस पोरस स्पॉट इज फिटेड, इस पोरस स्पॉट को फिट करते हैं इन अ बिग सिलेंड्रिकल कंटेनर,
in a big cylindrical container, ये वाला आपका बिग सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये जिसको मैंने ब्लू पेन से बनाया है, ये आपका बिग सिलेंड्रिकल कंटेनर है। और इस कंटेनर में इन विच सॉल्यूशन इज फिल्ड, सॉल्यूशन इज फिल्ड। क्लियर? ये आपका कंस्ट्रक्शन हैविंग, इस कंटेनर में क्या होता है, साथ में एक पिस्टन होता है, हैविंग अ पिस्टन विद प्रेशर गॉज, एक पिस्टन होता है, साथ में प्रेशर गॉज भी होता है। क्लियर? जैसे ही आपका सिस्टम डिजाइन होगा, जैसे ही आपका सिस्टम डिजाइन होगा, वैसे ही ऑस्मोसिस, एज द सिस्टम डिजाइन, जैसे ही पूरा सिस्टम रेडी होगा, ऑस्मोसिस विल स्टार्ट, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब मीन्स solvent molecule, that is water, moves across semi-permeable membrane towards solution chamber। किस तरफ? सॉल्यूशन चैम्बर की तरफ मूव कर जाएगा। ध्यान देना इसके बाद की लाइन बहुत ध्यान से, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। हम क्या चाहते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को रोकना चाहते हैं। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, external pressure must be applied, external pressure must be applied on piston, that external pressure is osmotic pressure of solution। इसी एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है। क्लियर? जो भी रीडिंग आएगी, ठीक। अब हम इसके थोड़ा सा अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक, फोकस करिएगा। मैं हेडिंग बाद में डालूंगी, पहले आप मुझे उसका एक्सप्लेनेशन आप ही लोग देंगे, मैं नहीं बताऊंगी। आप ही को अपना दिमाग दौड़ाना है। जरा ध्यान दें, मान लो ये आपका एक कंटेनर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक। इस कंटेनर में यहाँ पर भरा है वाटर, जिसकी कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पे भरा है आपका सी वाटर, ये भरा है आपका टेप वाटर, ये समुद्र का पानी, माने इसकी कंसंट्रेशन है हाई कंसंट्रेशन। और ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आपने लगा रखा है एक पिस्टन। जैसे ही आप यहाँ पर टेप वाटर भरोगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है आपने, वाटर मूव करना शुरू करेगा। जल्दी बताएं, वाटर मूव करेगा कि नहीं? मान लो ये चैम्बर ए, ये चैम्बर बी, वाटर किस तरफ मूव करेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर? चैम्बर ए टू चैम्बर बी। यस, लो टू हाई, सभी को पता है। अब लेट कर रही हूं, सिर्फ लेट, ध्यान दीजिएगा। लेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी is 5 atm,
बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 5 atm। इसका मतलब 5 atm से ये चैम्बर में पानी मूव कर रहा है। जैसे ही पानी यहाँ मूव करना शुरू होगा पिस्टन ऊपर जाएगा। जल्दी बताओ पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं? यस मैम। मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, पिस्टन पर जो प्रेशर लग रहा है वो है 5 atm इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है प्रेशर की और 5 atm प्रेशर से पिस्टन ऊपर जा रहा है। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने इसके ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया 5 atm का। आई अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू 5 atm। क्या ऑस्मोसिस होगी? प्लीज रिप्लाई दें। पिस्टन पर पानी मतलब सॉल्यूशन अंदर से प्रेशर लगा रहा था 5 atm का और मैंने बाहर से प्रेशर लगा दिया 5 atm का, तो क्या ऑस्मोसिस होगी? रिप्लाई दे। यस, गुड नीलेश। इस कंडीशन पर ऑस्मोसिस स्टॉप्ड। ऑस्मोसिस रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रेशर से पानी आ रहा था उतना ही प्रेशर आपने ऊपर से लगा दिया। इस कंडीशन पर क्योंकि इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इस कंडीशन पर ऑस्मोसिस विल स्टॉप। ऑस्मोसिस रुक जाएगी। ठीक। नाउ एक्सटर्नल प्रेशर बिकम 10 atm। सोच समझ कर बताना। इंटरनल प्रेशर था 5 atm का और एक्सटर्नल लगा रहे हो आप 10 atm का। अब क्या होगा? बिल्कुल कंसेप्ट को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये पिस्टन, और मैं पिस्टन पर प्रेशर लगा रही हूं 10 atm का और सॉल्यूशन प्रेशर लगा रहा है अपवर्ड 5 atm का। अब सेम कंडीशन है, यहाँ पर वाटर भरा है, यहाँ सॉल्यूशन भरा है। अब क्या होगा? सोचकर बताओ। क्योंकि प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब बताएं जल्दी जल्दी रिप्लाई दे सभी लोग। सिर्फ 2 लोगों ने रिप्लाई किया है, फटाफट अपना अपना कंसेप्ट रिप्लाई करो। आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया 10 atm जो कि डाउनवर्ड है पिस्टन पर, और इंटरनल प्रेशर लग रहा है 5 atm जो कि अपवर्ड है पिस्टन पर। व्हाट इज रिजल्टिंग? रिजल्टिंग प्रेशर किस दिशा में होगा? सोचकर बताओ। रिजल्टिंग प्रेशर होगा चैम्बर B2A। फोकस करें। इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। This condition is called reverse osmosis। इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। Yes, when external pressure is too high, इतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया है that solvent molecule moves opposite from solution to solvent। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट चैम्बर में मूव करने लगे, मतलब B2A। अगर ऐसा मूव कर जाए क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो उल्टा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट चैम्बर में मूव करेगा। दैट कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा। और इस प्रोसेस को यूज करते हैं समुद्र के पानी को मीठा बनाने के लिए।
समुद्र का पानी ये सी वाटर है, देखो, और हम इतना प्रेशर लगा रहे हैं सी वाटर पर कि वो उसके खुद के इंटरनल प्रेशर से एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो गया। तो दिस इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन का मतलब होता है, देखो, डी का मतलब होता है निकालना और सैलिन का मतलब होता है सॉल्ट। समुद्र के पानी में से सॉल्ट निकाल दो, इतना प्रेशर लगाते हैं कि पानी पानी यहाँ आ जाता है और यहाँ हम सॉफ्ट वाटर इकट्ठा कर लेते हैं और सॉल्ट यहीं बच जाता है। दिस इज अप्लाइड फॉर डीसैलिनेशन टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी में से नमक अलग करने के लिए, बाय विच बिकम सॉफ्ट वाटर, जिससे समुद्र का पानी सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। मीठा पानी, सॉफ्ट वाटर का मतलब पीने योग्य पानी। आपको बता दूं तो पूरे तमिलनाडु में 80% पानी की सप्लाई इसी प्रोसेस से होती है। वहां बहुत बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं पूरे तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि अब जो आपकी कावेरी नदी है उसमें इतना पानी नहीं रहता है जब गर्मी होती है, तो गर्मियों में तमिलनाडु में डीसैलिनेशन प्लांट एक्टिव होते हैं और समुद्र के पानी को मीठा पानी में चेंज करके सप्लाई देते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड हुआ कंसेप्ट? आगे बढ़े। यस, फोकस करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अगर इस साल का सिलेबस देखते हैं तो एनसीईआरटी ने इसके बाद के टॉपिक को रिमूव कर दिया है। तो यस, इसके बाद का टॉपिक रिमूव है, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बता दे मैं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्योंकि वो रिमूव है सिलेबस में से। इस साल तो रिमूव है, अगली साल का पता नहीं, है ना? तो हम उसको सिंपली ले ले रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ छोटा सा एक शॉर्ट नोट दे दे रही हूँ, अगर आता है बाद में ऐड होगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, और नहीं आता है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है छोटा सा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कुछ सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, है ना? सम सॉल्यूट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन चेंज। आप खुद सोच कर देखो ना कि अगर आपने डिसोसिएट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है। डिसोसिएशन, मान लो आपने सॉल्यूट लिया है NaCl, तो आपने लिया तो एक मॉलिक्यूल है ना NaCl का, और ये अगर डिसोसिएशन फॉलो कर रहा है तो ये तो टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे ही आप नमक को पानी में डालोगे नमक तो टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। और सॉल्यूशन में जाने के बाद इसके पार्टिकल्स कितने हो गए देखो, 2। लिए कितने थे आपने? 1 मोल।
सॉल्यूशन में जाने के बाद हो कितने गए 2 मोल। अब आप जो कैलकुलेशन करोगे वो 1 मोल के लिए करोगे और प्रैक्टिकली काम कितने कर रहे हैं 2 मोल काम कर रहे हैं। तो आपकी कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों कभी सेम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन होगी 1 मोल के हिसाब से और काम करने वाले बंदे हो जाएंगे 2, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। एज सेम एसोसिएशन में होता है। एसोसिएशन, एसोसिएशन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं और वो भी इन बेंजीन, मतलब बेंजीन आपको लेना पड़ेगा सॉल्वेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना पड़ेगा सॉल्यूट, तब एसोसिएशन होता है। लेट्स सी 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के, तो अभी आपने 2 मोल्स लिए ना, और जैसे ही आप इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हो ये 2 मोल्स असेंबल। अभी ये दोनों मोल्स अलग अलग हैं, लेकिन बेंजीन में जाने के बाद ये 2 मोल्स असेंबल हो जाते हैं लाइक दिस एंड टू बिकम अ बिग मॉलिक्यूल, ऐसे। और इन दोनों के बीच में यहां पर डिजाइन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ दिस बिकम अ बिग मॉलिक्यूल, वन बिग मॉलिक्यूल। तो आपने डाले थे 2 नंबर ज्यादा हो गए, दैट इज ब्रिंग द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट। ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को क्रिएट करता है और इससे आपकी सारी कैलकुलेशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसको रिमूव करने के लिए एक नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऑफ फैक्टर आई। यस, आई क्या बोला है उन्होंने, आई इक्वल टू बोला है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएट होने और एसोसिएट होने के बाद आफ्टर टर्म है, मतलब डिसोसिएट होने और एसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएट और एसोसिएट। तो जरा आप खुद सोचकर लगाओ, यहां इस पर लगाओ कंसेप्ट जरा। देखो डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल हैं, लगाएं, डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल हो गए 2 और लिए कितने थे आपने 1। मतलब अगर मैं यहां से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाऊं तो ये डिसोसिएशन के लिए है और ये एसोसिएशन के लिए। तो आई की वैल्यू डिसोसिएशन में NaCl के लिए, अगर NaCl की बात कर रही हूं, अगर NaCl के लिए बोलूं तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 और बिफोर डिसोसिएशन 1, तो I की वैल्यू 2 आई है, मींस I इज ग्रेटर देन 1। 2 1 से बड़ा होता है, I इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। एज सेम एसोसिएशन पर लगाओ जरा, लगाओ। एसोसिएशन के बाद कितने मॉलिक्यूल्स हैं बताएं। एसोसिएट, ये असेंबल होने का मतलब एसोसिएट होना, एसोसिएट होने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1। तो आफ्टर एसोसिएशन 1 और बिफोर कितने लिए थे आपने 2, मतलब 0.5। इसका मतलब एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 आने वाली है, तो कभी इक्वल टू 1 भी आएगी, सोच कर देखें।
क्या कभी आई की वैल्यू इक्वल टू 1 भी आएगी? यस, आई इक्वल टू 1 जब पार्टिकल आफ्टर एंड बिफोर इक्वल आएंगे। यस, आफ्टर और बिफोर आपने जितने लिए थे उतने ही पार्टिकल हैं। इसका मतलब नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। वो सॉल्यूट जो ना तो डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, ये वो सॉल्यूट हैं जो ना तो टूटते हैं और ना एसोसिएट होते हैं। टूटते कौन है? सॉल्ट। और एसोसिएट कौन होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन। ऐसा करने से अगर हम आई की वैल्यू निकाल लें तो हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू अलग अलग आ रही थी वो इक्वल हो जाएगी। तो क्या बोला है वेंट ऑफ महोदय ने? वेंट ऑफ महोदय ने बोला है ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय आई। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप आई से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू इक्वल हो जाएगी। बोथ वैल्यूज बिकम इक्वल। तो देखें, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला है आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस। मैं न्यूमेरिकल फॉर्मूला ले रही हूं। इक्वल टू आप लिखते हो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और इसमें आगे मल्टीप्लाई कर दो किससे? आई से। लेस देन 1 है तो एसोसिएशन आएगा, ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन आएगा। क्लियर? ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट एम। एम बोले तो मोलैलिटी, इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? आई से। आई से मल्टीप्लाई करते ही आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एज सेम हियर आप लिखते हो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम मल्टीप्लाई इट बाय आई। एंड नाउ फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को? पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी एस टी, और इसमें भी आप आई का क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा करने से आपका जो एरर आ रहा था, जो गड़बड़ हो रही थी डिसोसिएट और एसोसिएट होने से, वो इक्वल हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। यस, ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट, सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट? जल्दी से 5 मिनट के अंदर कोई डाउट है तो बोल दें। 5 मिनट भी नहीं है ईमानदारी से, तो 3 मिनट बचे हैं, जल्दी से बोलें क्योंकि नया चैप्टर शुरू करना है हमको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 चैप्टर हो चुके हैं, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, और आज 6 अगस्त हो गई है ना? तो लगभग 1 महीने में हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। आपको याद होगा 7 जुलाई से हमने क्लास शुरू करी थी। जल्दी बोलें, कोई डाउट? हाँ बोलें। डाउट नहीं है।
नहीं, आपको किसी को भी कोई डाउट हो, आप स्कूल का जो आपका ग्रुप है, आप उस ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, या मुझे उस ग्रुप में से मेरा नंबर लेकर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट इज शॉर्ट आउट ऑल द न्यूमेरिकल गिवन इन एनसीईआरटी। अगर मैं आपको एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लगभग, जहां तक मुझे याद है, 67 न्यूमेरिकल्स आर देयर। हाउ मेनी? जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं आपको बुक निकाल के बताती हूँ। 67 न्यूमेरिकल्स दिए हैं इस चैप्टर में, और आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। आपके पास 41 न्यूमेरिकल्स दिए हैं। 41 ये हैं, और शायद 12 या 15 इंटेक्स के हैं। इंटेक्स में दिए रहते हैं ना, देखो ये इंटेक्स दिए हैं, देखो 12। तो आपके पास ऐसे अगर आप देखेंगे तो 50 हाफ सेंचुरी न्यूमेरिकल्स हैं। आपके पास 2 दिन का समय है। आप ये आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे को हम इसके न्यूमेरिकल्स की क्लास रखेंगे, और हम सैटरडे को माने इसके अगर आपके डाउट है तो हम क्लियर कर देंगे, और डाउट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर? तो ट्राई योर बेस्ट। हम शुरू करते हैं नया चैप्टर, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। हम उस 2 मिनट में नए चैप्टर से रूबरू तो हो ही सकते हैं। यस, 6 अगस्त। वैसे आज बड़ा खतरनाक दिन है, किसी को याद है? किसी को याद? हाँ, क्या याद है? हाँ बोलो नीलेश, क्या याद? कि दुनिया का तो सबसे खतरनाक दिन माना जाता है ये। मैम आर्टिकल 37 आवाज नहीं आ रही मैम हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था। यस, 1945 आज ही के दिन हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, एंड इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्योर केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है ना, जिस दिन दुनिया ने पहली बार एटम की ताकत देखी थी। एटम बम ना, एटम बम मींस एटम की ताकत। फर्स्ट टाइम एटम की ताकत दुनिया ने महसूस की थी, आज वो दिन है। आर्टिकल 370 ये तो सिर्फ अपने देश की बात है, पूरी दुनिया की बात करें तो आज हिरोशिमा पर फर्स्ट टाइम एटम बम गिराया गया था। सुने, हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन, पढ़ा था ना, याद है? हाँ, वो तो छोटे मोटे ब्लास्ट होते रहते हैं। यस, हमने आपको याद है, हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन, पढ़ा था भाई? जल्दी बताओ, जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, याद आया? बैलेंसिंग द इक्वेशन। यस, अब समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें ये बताती है हाउ द रेडॉक्स रिएक्शन अकर, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियसली। रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे है, मतलब जंग क्यों लग जाती है। क्लियर? एंड बाय विच वे chemical energy change to electric energy and electric energy change to chemical energy। मतलब कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में चेंज होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में चेंज होती है। मतलब कैसे आपके घर में रखी इन्वर्टर की बैटरी या आपके मोबाइल की बैटरी पहले चार्ज होती है और फिर डिस्चार्ज होती है, दोनों बातें होती है। देखो, आप आपके मोबाइल की बैटरी, आप सभी अभी मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो हम पहले मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं,
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं केमिकल में, और फिर जब मोबाइल चार्ज हो जाता है तो हम उसको यूज करते हैं, और यूज करते समय केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाउ दिस अकर, ये कैसे होता है, ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर सबसे लेंथी चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे लंबा चैप्टर है ये, सबसे लंबा। ओके, तो हम इसको कल शुरू करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ आपको सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आपके पास 3 दिन है, आप अच्छे से उसको कवर कर लो। यस, आपका टाइम शायद ओवर हो चुका है, तो प्लीज आप लोग लीव कर जाएं, क्योंकि शायद ये 11th का टाइम है, क्योंकि 42 मिनट्स हो चुके हैं, 43 मिनट्स हो चुके हैं। क्लियर? नाउ द टाइम फॉर 11th, अब 11th का टाइम आ रहा है। ठीक, ईयरफोन का वो तो ईयरफोन भी बाहर का ही माना गया। अंजलि शर्मा। एजेंट बोल रही है। हाँ मैम, यस मैम। बेटा कौन सी क्लास के हो आप? 12th। 12th कॉमर्स? नहीं मैम, बायो। तो बेटा क्लास तो मैंने अभी आज जस्ट ऑफ की है। यस मैम, तो आ रहा कर रहा है फोन। अटेंड कर रही थी मैम मैं। पटाल बेटा जो फोन ही आ रहा। सर, सर आ जाइए दोपहर की हम आ जाइए। सर, 11th के बच्चे क्यों नहीं आए भाई? सर, सर, अच्छा फोन ही लगा, फोन है ही नहीं मेरे पास। फिर जाओगी, फिर आओगी, अपनी बाल भी बांधाना है, रबड़ ले आना बांधने। सर,